हम्म, अगली बार वो जब ज्वाइन होते हैं दो लोग तो फिर हो सकता है। इसमें डाउन क्या हो रहा है? कुछ डाउन सा हो रहा है उसमें, डाउनलोड सा ऊपर। कार्तिक ठाकुर जी, आपका स्वागत है। बहुत जल्दी ये शो शुरू होने वाला है। आज हमारे बीच हिंदुस्तान की बहुत बड़ी कलाकार थैंक यू कार्तिक भाई। आज हमारे बीच हिंदुस्तान की बहुत बड़ी फनकार हिमानी शिवपुरी जी आ रही हैं। आज ये 49 शो है। रहिएगा मेरे साथ कार्तिक जी, आप बेहतरीन एंकर हैं और आपके साथ बहुत सारे शोज मैंने किए हैं और करेंगे। फैशन शोज के बादशाह हैं आप। फुल हो गया। हम्म, एक बार कर लो कि पिछली बार कुछ प्रॉब्लम आ रही थी। बहुत जल्दी हमारे बीच बहुत बड़ी फनकार हिमानी शिवपुरी जी आ रही हैं। ये 49 शो है मेरा और इसमें कलाकार को मुंबई से कनेक्ट किया जाता है इंदौर तक। कहीं ना कहीं कुछ परेशानियां बीच में आ जाती हैं। सपना जी, आपका स्वागत है मेरे शो में। कैफियत में आपका स्वागत करता हूं। बहुत जल्दी हमारे बीच में हिमानी शिवपुरी जी आ रही हैं। अजय भाई, अज्जू भाई, स्वागत करता हूं। गरिमा ग्लेसरीन और गरिमा ग्लूकोज को आपने बहुत बड़ी ऊंचाइयां दी हैं। स्वागत है। बहुत जल्दी हमारे बीच में हिंदुस्तान की ऐसी फनकार जिन्होंने ऐसी सुपरहिट फिल्में दी हैं जो कि पूरे हिंदुस्तान में आज भी, चाहे मैं बात करूं डीडीएलजे या बात करूं सलमान खान की बहुत हिट मूवी कुछ कुछ होता है, या शाहरुख खान की, या मैं बात करूं सलमान खान की कुछ मूवीज़ की जो कि सुपर हिट रही हैं,
उसमें अपना बहुत बड़ा किरदार जिन्होंने निभाया था। मधु जी आपका स्वागत है मेरे शो में। बहुत जल्दी हमारे बीच हमारे कलाकार आ रही हैं, हम उनका स्वागत करेंगे। कुछ पल का इंतजार कीजिए और साथ दीजिए मेरा, क्योंकि कलाकार बहुत बड़ी हैं और ये आपके कारण ये शो आज 49 एपिसोड तक पहुंचा है। धन्यवाद कार्तिक भाई। मधु जी थैंक यू। राधे बिश जी नैनीताल से हमारे बीच में हैं आज की कला। गीता नेगी जी स्वागत है आपका। अनीस भाई स्वागत है आपका। आप बहुत जल्दी हमारे बीच कलाकार हिमानी जी आ रही हैं। अनीस भाई आपके बेटे अमन को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। अनीस भाई इसी तरह से आप सभी जगह जिस तरह से शो करते हैं, सबको दिलों में बसाते हैं, इसी तरह से आप बड़े बड़े शोज करते रहें भविष्य में भी। और गीता भाई जो कि उत्तराखंड से, और आज ये कलाकार भी उत्तराखंड से निकलकर पूरे हिंदुस्तान तक आई हैं, बहुत जल्दी हमारे बीच में। बेटा आपके पास नंबर नहीं तो आप लगा लो। कुछ पल का इंतजार है और आज की फनकार हमारे बीच आने वाली हैं हिमानी जी। अनीस भाई हमेशा मेरा साथ आपके साथ है और ये वादा है कि आप इसी तरह करेंगे और हमेशा आपके साथ रहूँगा मैं। सीमा जी आपका स्वागत करता हूँ मैं। आज आप फिर मेरे शो में हैं और आज जो शो है काफ़ी बड़ा है। ये हिमानी शिवपुरी जी हमारे बीच में आ रही हैं, जो कि जी राधे जी आप उत्तराखंड से हैं और उत्तराखंड में टिहरी से हैं। आपका स्वागत है। और हिमानी जी भी उत्तराखंड से है और उन्होंने उत्तराखंड से ही पूरे हिंदुस्तान में अपना नाम रोशन किया है। बहुत जल्दी हमारे बीच आ रही हैं। मेरी बहन विन्नी जी आ चुकी हैं, स्वागत है आपका। कुछ ही पलों में हमारे बीच हमारी कलाकार आ रही हैं। उनको नहीं तो कॉल करूंगा क्योंकि कनेक्शन में कहीं लेट हो जाते हैं हम। कविता जी आपका स्वागत है। मैं हिमानी जी को एक फ़ोन लगाता हूँ, आप सब 2 मिनट इंतज़ार कीजिए। कहीं अभी मैम ज्वाइन कैसे करूँ लिख दूँ मैं। हाँ मेरे ऊपर क्लिक कर दीजिए दीदी, मेरे ऊपर क्लिक कर दीजिए आप, तो आप मेरे पास रिक्वेस्ट आ जाएगी। हिमानी दीदी जी मेरे पर क्लिक कर दीजिए आप। रखेंगे हम। मेरे को दिख रही होगी यार। दीदी मेरे ऊपर क्लिक कर दीजिए, उस लिंक पर हल्के से क्लिक कर दीजिए। फिर एक ग्रीन आइकन आ रहा है, या नीचे आपको ग्रीन आइकन आ रहा होगा तो उसको क्लिक कर दीजिए दीदी। ग्रीन आइकन जो आपको आ रहा होगा उसको क्लिक कर दीजिए, वो मेरे पास रिक्वेस्ट आ जाएगी। आज 49 शो है हमारे बीच में। कैफियत का एक बड़ा मुकाम जो आपसे मुझे मिला है और इतना बड़ा फनकार मेरे बीच में है। यही कहते हुए कैफियत तकरीबन ऐसी है कि सकून दिल के लिए कुछ तो एहतमाम करूं, सकून दिल के लिए कुछ तो एहतमाम करूं, जरा नजर मिले तो उन्हें
सलाम करूं, मुझे तो होश नहीं, आप ही मशवरा कीजिए, मुझे तो होश नहीं, आप ही मशवरा कीजिए, कहां से छेड़ूं फसाना, कहां तमाम करूं। उत्तराखंड के संस्कारों को लेकर और पत्थरों के शहर मुंबई में अपना संस्कार लेकर आगे बढ़ने वाली ऐसी फनकारा मेरी बड़ी बहन दीदी हिमानी शिवपुरी जी, आपका स्वागत है। क्या कहना चाहेंगी आप? शुक्रिया सतीश पांडे जी, आपने मुझे कैफियत में बुलाया और आपको बहुत बहुत बधाई कि आप ये 49th एपिसोड का टेलीकास्ट जी हो जी रहा जी है। जी। इसके लिए आपको बधाई और आगे के लिए भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और काफी सारे उत्तराखंडी मैं सुन रही थी आपकी, जब मैं लाइव नहीं आ पा रही थी तो मैं सुन रही थी कि काफी सारे लोगों ने कोई बात नहीं ज्वाइन किया है। दीदी, मैं तो यही काफी कहूंगा। सारे लोग, हाँ जी 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 बोलिए। जी। उन दीदी, मैं तो सबको यही मैं कहूंगा कि नो कहना आपको चाहूंगी। थोड़ा सा पीछे ले चलता हूं, जहां जहां मेरी बहन बहुत जब बचपन में कहते हैं, जब पिताश्री उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं, माँ अपने आंचल में समेट लेती है, ले चलता हूं। उनके ना एक पल भी गवारा था, उनके ना एक पल भी गवारा था। पिता ही साथी थे, पिता ही सहारा था। परिवार के चेहरे पर जो मुस्कान हंसती थी, पिता ही थे जिंदगी सबकी जिन पर जान बसती थी। मैं उस पिताश्री आदरणीय स्वर्गीय हरिदत्त भट्ट जी का यहां से नमन करता हूं। कैफियत की महफिल पे पूरे हिंदुस्तान आपको आज देख रहा है, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, पूरा इंदौर देख रहा है, पूरा मजलिस देख रहा है। पिताश्री को नमन करता हूं, मां को चरण स्पर्श करता हूं। और कहते हैं कि देहरादून की जमीन पर छोटे छोटे पांव जब चला करते थे, पिताश्री उंगली पकड़कर आपको चलाते थे। क्या कहना चाहेंगी उस वक्त के लिए आप? अ, जी मैं बहुत आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरे पिताजी को नमन किया, क्योंकि दरअसल मैं आज जहाँ कहीं भी पहुंची हूँ उसका सारा श्रेय मेरे पिताजी को जाता है। माता जी माता को भी जाता है क्योंकि उन्होंने जन्म दिया। और माता पिता ही कहते हैं कि पहले गुरु वही होते हैं। तो जी मेरे जी पिताजी ने जो माता पिता ने जो संस्कार दिए, मेरे पिताजी उत्तराखंड के जाने माने लेखक थे। और जी जी और वो डून स्कूल में पढ़ाते थे। तो मेरा जो बचपन है वो जी देहरादून में डून स्कूल, जो कि हमारे देश का वन ऑफ द प्राइम स्कूल्स है, उसमें बीता, क्योंकि मेरे जी पापा जी वहां पर हिंदी और संस्कृत पढ़ाते थे। और उसी की वजह जी से मैं बड़ा एक्सक्लूसिव स्कूल है, लेकिन क्योंकि पापा वहां पढ़ाते थे तो मुझे भी वहीं पढ़ने का मौका मिला। और पापा जी हमेशा से encourage करते थे, उन्होंने कभी ये नहीं समझा कि बेटा, मेरा भाई भी है लेकिन बेटा और बेटी में कोई फर्क नहीं उन्होंने समझा। और वो जी बहुत ही कला के प्रेमी थे। तो मुझे याद है बचपन में हम लोग आर्ट क्लासेस ज्वाइन करते थे। और म्यूजिक की क्लासेस पापा ने ज्वाइन कराई थी। मैं भरतनाट्यम भी सीखती थी, क्योंकि वो ये मानते थे कि एक जो बच्चा है, जो भी, उसको पूरी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि किस तरह से वो अपने टैलेंट को निखार सके। तो सब कलाएं, मैं पेंटिंग करती थी, डांस भी करती थी, और म्यूजिक सीखती थी। और धीरे धीरे स्कूल के नाटकों में भाग लेने लगी मैं, और बड़ा मजा आता था। साल जीते आए। रिमेम्बर हमारे स्कूल के, जब मैं तीसरी बार लेने गई तो मेरे हेडमास्टर ने बोला था कि मानी, इसको, यू आर मेकिंग इट अ हैबिट, मतलब आप इसको हैबिट ना बनाएं। और क्या, जी ऐसे मेरा बचपन बीता। और हमारे घर में साहित्यकार लोग आते थे, भगवती चरण वर्मा आके रहे हमारे घर। अमृतलाल नागर जी, मुझे याद है, उन्होंने मेरा डांस देखकर अपना एक उपन्यास बूंद और समुद्र मुझे लिख कर दिया था, प्यार और आशीष के साथ। वो अभी भी मैंने सहेजा हुआ है। तो ऐसे अरे वाह। बहुत ही सांस्कृतिक माहौल था। और जी जी मैं पढ़ी, लेकिन वो सतीश जी, उस वक्त कोई सोच ही नहीं सकता था। मुझे प्ले नाटक करने में बड़ा मजा आता था, पर उस वक्त कोई सोच ही नहीं सकता था कि इसको आप प्रोफेशन भी ले सकते हैं।
तो ऐसे, और पढ़ने में होशियार थी, तो क्या हमारे टाइम पे बस यही होता था कि जो पढ़ने में होशियार है वो साइंस ले लेते थे, और जो थोड़ा सा बुद्धू है वो आर्ट्स ले लेते थे। तो इसलिए जी जी मैंने जी। साइंस ले ली। तो ऐसे बीएससी किया, एमएससी किया, लेकिन हुआ ये सतीश जी की थिएटर में करती रही, और वो जी बड़ा मजा आता था। आई रिमेम्बर एमएससी में थी तो जो सुबह से लेके शाम तक तो हम लोग लैब में, और जो लेक्चर्स होते थे, और शाम को जो थिएटर करती थी उसमें बड़ा मजा आता था। तो ऐसा मेरा जीवन बीता जी जी जी। बचपन से दीदी लेके आज मैं आपसे एक जवानी बात कहूं, H2SO4 सल्फ्यूरिक सल्फ्यूरिक एसिड सल्फ्यूरिक कार्बन एसिड। डाइऑक्साइड को किनारे करके जब जब आप डांस की क्लास में जाती थी, अभिनय करती थी, वो सब चीजें छोड़कर, कहते हैं कि जहां पर लैब में आपने सब प्रैक्टिकल किए होंगे, क्योंकि मैंने भी केमिस्ट्री से बीएससी किया है, तो वो जब सब अच्छा। चीजें करते हो अचानक जो है शाम को आके शाम को वो सारी चीजें, क्लोरीन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड, सारी चीजें किनारे करके आप अपने जो करती थी ये सब चीजें, मतलब ये कहते हैं ना कि ये अपोजिट था सब कुछ, और आप करते चले गए। बिल्कुल क्या बिल्कुल। कहेंगे इस बारे में आप? मतलब वही कि बड़ा करती थी, मगर ये नहीं सोचा था कि मैं इसको प्रोफेशन लूंगी। मतलब करने में बड़ा मजा आता था। और अब व्यावसायिक रंगमंच तो आप जानते हैं, एमेच्योर थिएटर करते थे हम, जी और लोग आते भी थे, अप्रिशिएट भी करते थे। पर ये नहीं सोचा था कि इसको प्रोफेशन ले सकते। वो एमएससी में एनएसडी के लोग एक वर्कशॉप लेने आए, और तब मुझे पता चला कि भैया एक ऐसा इंस्टीट्यूट भी है कि जो आपको थिएटर में ट्रेनिंग देगा। तो अब मेरी दिमाग की बत्ती जली, तो मैंने सोचा मैं ज्वाइन करूँ। करने की स्कॉलरशिप मिली तो मैं वहाँ दिल्ली में वीजा का जी जी इंटरव्यू जी देने भी गई, और साथ में एनएसडी का भी इंटरव्यू दे दिया, और मेरा सिलेक्शन हो गया। तब मैंने घर में आके बोला, भाई मैं तो अमेरिका नहीं जा रही हूँ, मैं तो दिल्ली जा रही हूँ, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय। तो इस तरह मेरी आज लाइफ में श्रोताओं को एक बात बताना यू चाहता टर्न आ हूँ गया। कि मेरी बड़े बहन को एमएससी में टॉप करने के ऊपर स्कॉलरशिप मिला था कि आप फॉरेन कंट्री जाइए और वहां से उच्च और बड़ी एजुकेशन लीजिए, पीजी कीजिए। लेकिन मेरी बड़ी बहन ने वो सब छोड़ के, जो अंदर एक कलाकार था, कहते हैं बाहर निकलने को तैयार था, वहां से निकल के देखिए, मैं शायद बहुत ही, इतना मैं आज 49 इंटरव्यू ले चुका हूं, इसमें यह सब वाक्य, इतना बड़ा वाक्य कि पूरा कैरियर ही बदल दिया। मतलब कहते हैं कैरियर तो लोगों ने कैरियर बनाया था, लेकिन आपने तो कैरियर ही बदल दिया। पढ़ाई में भी टॉप करना, उसके बाद फिर उसके बाद ये नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में वहां पर जाना। सचमुच दीदी आपका कॉन्फिडेंस को मैं आज प्रणाम करता हूं। कहते हैं जो रिस्क लेते हैं जीत वहीं पर होती है, और ना जाने कितना लोग आपको लिख रहे हैं आपके बारे में, आपको चाहने वाले। तो क्या कहना चाहेंगे आप? मैं उनको बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी, और मैं आज जहाँ कहीं भी हूँ, एक तो मेरे माता पिता का आशीर्वाद है, और साथ ही में लोगों का प्यार है। क्योंकि जो लोगों का मुझे प्यार मिला, उसी की वजह जी से मैं आज जहाँ कहीं भी, जिस जिस भी मुकाम में, छोटे से मुकाम में पहुंची हूँ, ये सब मेरे माता पिता की आशीर्वाद है, और लोगों का प्यार है, जिन्होंने मेरे अभिनय को सराहा है। जी 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 जी। और दीदी जैसा कि आप गायकी के उसमें भी क्षेत्र में आप अपना, कहते हैं कहीं ना कहीं आपकी एक सोच है कि गायकी को बहुत पसंद करती हैं आप, और आप लिखती हैं, नाटक लिखती हैं, कुछ ना कुछ लिखती रहती हैं। और मैं फिर जिंदगी का वो वाक्य बता दूं, मुझसे कई लोगों ने कहा, ये शिवपुरी शब्द के ऊपर जो आपका सरनेम है, कई लोगों ने मुझे, जबकि मैं जानता हूं आप मेरे उत्तराखंड की हैं, मेरे देश का एक सबसे बड़ा, कहते हैं इतना प्यारा देवभूमि की हैं आप, और मुझे मालूम था, लेकिन बहुत लोगों को मालूम है कि शिवपुरी जो कि कलाकार हमारे जो हैं उनसे कहीं रिलेटेड है। लेकिन आज मैं सारे जितने भी मेरे श्रोता हैं, बहुत सारे जुड़ गए हैं, लगभग लगभग 1000 श्रोता आपको देख रहे हैं, दर्शक देख रहे हैं। और मैं यही कहूंगा कि जो शिवपुरी शब्द है, मैं थोड़ा सा और लेके आता हूं दीदी को अपने करीब, कि सरकती जा है सर से नकाब, आहिस्ता आहिस्ता, वो गजल आपको किस मुकाम की तरफ ले गई? अच्छा, आपको कैसे पता है इसके बारे में? ये एक दीदी बहुत ही मेरी
मतलब आपने तो पूरी यादों के तार को झंझोड़ दिया है। जो मेरे हस्बैंड थे, मैं पहले शादी से पहले भट्ट थी, हिमानी भट्ट जी शिवपुरी। जी 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 तो मेरे जो जी जी मेरे जी सीनियर थे एनएसडी, जब मैंने ज्वाइन किया, हमारा रैगिंग सेशन चल रहा था। तो कुछ हम भी करके दिखाते हैं और कुछ हमारे सीनियर्स भी लास्ट में परफॉर्म करते हैं। तो मेरे सीनियर थे ज्ञान शिवपुरी जी, और जी। वो ये यही गजल गा रहे थे जगजीत जी की, सरकते जाए है रुख से नकाब, आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। आहिस्ता। और मतलब इतना जी खूबसूरत, जी बहुत अच्छा गाते थे। ही वॉज अ म्यूजिकल जीनियस। तो जी 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 शायद उसी पल मतलब मैंने उनको पसंद किया। लेकिन वो हमने शादी तो मैंने जब पास आउट किया उसके बाद करी। लेकिन मुझे लगता है वहां उस वक्त मुझे कहीं उनकी जो गजल है, उनकी आवाज है, वो मुझे दिल को छू गई और उन्होंने मेरे दिल में घर घर कर लिया। और हालांकि ये तो बाद में एनएसडी, मैंने स्कूलिंग करने के बाद जब मैं रेperटरी में काम करने लगी, तब हम लोगों ने फैसला किया कि हम लोग शादी करेंगे। शादी कर। हाँ। दीदी आपको आपको बताऊं, रमेश बाबू गोस्वामी जो कि हमारे आदरणीय हिंदुस्तान के उत्तराखंड के सबसे बड़े गायक स्वर्गीय गोपाल बाबू गोस्वामी जी के पुत्र हैं, जिनके गीतों पे आज भी हम थिरकते हैं। मुंबई में आप थिरकती हैं, इंदौर में मैंने शुरुआत की थी, 14 साल मैंने इंदौर में बहुत बड़ा यहाँ पर उत्तराखंड का जो शो किया है अपने फैमिली के साथ में, और उन्हीं के गानों पे मैंने डांस किया है। कैले बाजी मुरली अगर मैं बात करूं, और मैं बात करूं ऊंच और अपना हाय मेरी रुमाला, ये उन्हीं का है। उनके बेटे आपको देख रहे हैं, अभी पिछले शो में वो आए थे मेरे साथ और उन्होंने पिताश्री के बहुत सारे गाने गाए। आपको शुभकामनाएं दे रहे हैं रमेश भाई आपको। अरे धन्यवाद रमेश भाई, आप बहुत बड़े महान कलाकार के सुपुत्र हैं। आपको, आपके पिताजी को नमन, और आपको मेरा नमस्कार। और विनी अग्रवाल जी और संजय मंडलोई जी सभी आपको इंदौर से बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रहे हैं। कुमार आदित्य जो कि दिल्ली से हैं, बहुत बड़े कवि हैं जिनके बड़े शोज होते हैं, वो आपको शुभकामनाएं दे रहे हैं। नीता दास जी जो कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी उनकी मैथ्स की इंस्टीट्यूट है उनका, वो आपको शुभकामनाएं दे रही हैं। नीता दास जी आपके सामने हैं। दीदी मैं एक बात कहना चाह रहा था कि जैसे आप जी थिएटर करती थी, थिएटर करते करते आप विदेश गई और वहां पर आपने, वहां भी आपने क्या किया, अगर शूट करने भी गई तो वहां थिएटर में चले जाया करती थी नया सीखने के लिए। और मैं तो यही कहूंगा कि ये बहुत कठिन काम था, क्योंकि थिएटर में आपको लाइव करना पड़ता है। फिल्मों पे तो कट वट सब चलता है, लेकिन थिएटर में सब कुछ लाइव करना पड़ता है। कहते हैं कि किसी एहतियात से सपने सजाने पड़ते हैं, किस एहतियात से सपने सजाने पड़ते हैं, ये संगरेजे हैं पत्थर, ये संगरेजे हैं पलकों से उठाने पड़ते हैं। किसी को दिल से बुलाने में देर लगती है, किसी को दिल से बुलाने में देर लगती है। ये कपड़े कमरों में छुपा, ये कपड़े कमरों में सुखाने पड़ते हैं। मतलब ये कपड़े, मतलब ये आंसू जो होते हैं कमरों में चुपचाप सुखाने पड़ते हैं। हर एक पेड़ का साया नहीं मिला करता, बिना गरज भी पौधे लगाने पड़ते हैं। बात कर रहा हूं ऋषि कपूर साहब की, जो आज इस दुनिया में नहीं है। जब भी हम उनको याद करते हैं तो बात याद आती है, जब आप रणवीर जी छोटे हुआ करते थे तो उंगली पकड़ के आप उनको फॉरेन कंट्री, विदेशों में आप उनको थिएटर लेने के, कुछ कहेंगे आप? हाँ, क्या उसका जिक्र किया। हम लोग आप लौट चले की शूटिंग के लिए हम लोग न्यूयॉर्क गए हुए थे। और जी तो वहां पर शूटिंग होती थी और शाम को जब पैकअप होता था तो अब मैं तो थिएटर की बहुत बड़ी, मतलब जबरदस्त थिएटर मेरा पहला प्यार था और है अभी जी भी। जी 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 जी। तो मैंने कहा ये कितना अच्छा मौका है। तो मैं जितने भी यूनिट के लोग हैं, चाहे वो ऐश्वर्या राय हो, चाहे परेश जी हैं, परेश जी तो खैर थिएटर के वैसे ही फैन हैं और थिएटर कर रहे थे वो, उसी दौरान वो आए। तो हम लोग मैं उनको ले जाती थी थिएटर के शोज देखने। हम लोगों ने साउंड ऑफ म्यूजिक देखा। तो आई रिमेम्बर वहाँ उस टाइम रणबीर तो पढ़ रहा था उस टाइम अमेरिका में। तो वो आता जी था जी सेट पर। और करीना भी तब छोटी थी, वो भी आती थी सेट पे। तो आई अच्छा रिमेम्बर
कि ऋषि कपूर ने रणबीर को बोला गो एंड गेट एजुकेटेड, गो द प्ले विद। तो मैं तो क्या बात मुझे तो याद नहीं है, बट जब मैं रणबीर के साथ शूटिंग कर रही थी तो उसने मुझे याद दिलाया कि मैम आई रिमेम्बर माय फादर फोर्स्ड मी टू गो एंड सी द प्ले एंड ही टोल्ड मी कि गो एंड गेट एजुकेटेड। तो मैं उसको बोली ग्रेट, कि सैल्यूट करता हूँ। हाँ हाँ, तो वो भी बेचारा हमारे साथ ही वाज फोर्स्ड टू गो। बाद में तो खैर आई थिंक वो खुद ही अप्रिशिएट करने लगा और खुद भी जाने लगा, लेकिन शुरू में उसको फोर्स किया गया कि वो भी हमारे साथ जाए। और हम लोग जाते दीदी थे टूरों में, सब लोग जितने भी हमारे थे, सरोज खान भी जाती थी, सरोज खान और ऐश्वर्या और जितने भी लोग थे, सतीश दीदी आप कौशल। आपको अगर दीदी आपको अगर मैं पाठशाला कहूं, क्योंकि आपने सचमुच अभिनय को बारीकी से सीखा है। एकदम से आपको कुछ ईश्वर ने एकदम से कुछ ऐसा नहीं किया कि आपको अभिनय ना आता हो, आपने आपको पर्दे पर दिया है। आपने कहते हैं ना पाठशाला हो, आपने बारीकी से हर चीज को सीखी है। और देखिए संजय मंडलोई जी कह रहे हैं पढ़ाई और अभिनय दोनों में अव्वल हैं आप, आपको शुभकामनाएं दे रहे हैं। शबनम जी कह रही हैं हप्पू की उल्टन पलटन आपके लिए मैं रोज देखती हूँ और स्पेशली आपके लिए देखती हूँ। शबनम जी आपको देख रही हैं। और अब्दुल हकीम साहब कह रहे हैं कि 49 एपिसोड में 4 चांद लगा दिए शिवानी मेरी बड़ी बहन ने। आपको नमन करता हूं कि आपने मेरी संख्या को इतना बेहतरीन आगे बढ़ाया है कि अगला जो एपिसोड है वो 50वां है और आप मेरे साथ में हैं। सचमुच इस वहां तक पहुंचने में जो आपने मुझे आशीर्वाद दिया है। और आज आप मैं श्रोताओं को एक बात और बताना चाह रहा हूं कि दीदी को मैंने जब भी फोन किया है, राजेश भाई, राजेश पुरी जी जिनको हम प्यार से लल्लू बोलते हैं, मुझे कह रहे थे कि मैं आपको एक ऐसी फनकार देता हूं। मुझे क्या पता कि मेरी बड़ी बहन को ही मुझे इंट्रो कराने वाले हैं कैफियत के लिए। तो बोले कि सतीश भाई मैं आपको इतनी बढ़िया फनकार का नंबर देता हूं, आप उनसे इंटरव्यू कीजिएगा, आप बहुत बेहतरीन ढंग से करते हैं। तो मैं आज राजेश भाई को भी धन्यवाद देता हूं कि इतना बढ़िया एक बड़ी फनकार को आज कैफियत का उन्होंने सदस्य बनाया है। और रमेश बाबू जी आपको फिर से प्रणाम कर रहे हैं। और यही कहते हुए दीदी मैं थोड़ा आगे चलता हूं कि जब आप दूरदर्शन पे कहते हैं, जब आपकी शुरुआत थी सिर्फ एक ही चैनल था, वहां पर हमारे मनोहर श्याम जोशी जी, लल्लू जी जिनके साथ काम किए थे और हमारे उत्तराखंड के ही थे वो, और आपने उनको मना कर दिया। हाँ, वो सतीश, वो एक टाइम था जब मुझे लगता था कि मतलब मैं थिएटर ही करूंगी, उसके अलावा कुछ नहीं करूंगी, क्योंकि जी एनएसजी के बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, वो आ गए थे बम्बई, लेकिन मैंने कहा नहीं, मुझे तो थिएटर में ही जीना और मरना है। और इसी जी दौरान मैं रेपर्टरी ज्वाइन कर ली थी, क्योंकि उत्तराखंड में उस वक्त माहौल नहीं था कि आप अपना जीवन यापन कर सकें, जैसे कि जी महाराष्ट्र में हो या गुजरात में हो या बंगाल में है या साउथ में है, कि आप थिएटर से अपना जीवन यापन कर सकते हैं। और मैं सबसे लड़के मैंने कहा खुद अपने पैरों पे खड़ा होना था, तो वो कैसे होता, तो मैंने एनएसडी की ही एक रेपर्टरी कंपनी थी, वो ज्वाइन कर ली थी। तो जी उस दौरान जब मैं एनएसडी रेपर्टरी में काम कर रही थी, तो पहला सीरियल बन रहा था हिंदुस्तान का, जिसमें राजेश पुरी जी ने लल्लू का रोल किया था, हम लोग। तो जी 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 मनोज श्याम जोशी, एक्चुअली उसमें जितने भी लोग थे तो वो थिएटर के ही लोग थे, जैसे सीमा भार्गव थी और भी बहुत सारे लोग थे, विनोद नागपाल जी जी थे, उमा सेठ थी, दिव्या सेठ थी। तो जी जो भी जी थिएटर कर रहे थे उस वक्त, तो मुझे भी बुलाया गया। तो मुझे उस वक्त छुटकी का रोल ऑफर किया था। आई रिमेम्बर मनोज जी श्याम जी जोशी थे, कुमार वासुदेव जी, वो अब नहीं रहे इस दुनिया में, वो बैठे थे। तो उन्होंने बोला कि भाई ये हफ्ते में 2 दिन, इमेजिन आजकल तो हम डेली कर रहे हैं, लेकिन हफ्ते में 2 दिन आएगा, मतलब वो तो मनोज श्याम जोशी ने बोला भाई बेटा तुमको अपना ये थिएटर वेटर छोड़ना पड़ेगा। मैंने कहा जी इत्तेफाक की बात यह है सतीश जी कि उस कई सालों के बाद जब मनोज श्याम जी उन्होंने काफी सारे हम लोग लिखा, बुनियाद, ये दूरदर्शन का ही टाइम था। अब उनका जी जी जब तीसरा सीरियल जब वो लिख रहे थे, वो प्रोड्यूसर बॉम्बे के थे, उसका नाम था हमराही। तो उसमें एक बहुत जी ही जी इंटरेस्टिंग सा रोल था, उसमें मेरे को उसमें एक कैरेक्टर था देवकी भौजाई का। तो उस वक्त वो प्रोड्यूसर, जैसे आज भी होता है कि वो एक्टर्स ढूंढ रहे थे, उनको कोई मिल नहीं रहा था बम्बई में, तो उन्होंने मनोज श्याम जोशी से पूछा कोई दिल्ली में है कोई अच्छी एक्ट्रेस।
तो मनोज श्याम जोशी ने बोला भाई है तो एक हिमानी भट्ट, वो और रेपर्टरी आ रहा था बॉम्बे में परफॉर्म, हम लोग रेपर्टरी पूरे हिंदुस्तान में, और हम लोग इंग्लैंड और जर्मनी भी गए फेस्टिवल ऑफ इंडिया में परफॉर्म करता था। तो बम्बई में शोज थे, तो वो प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने देखा, और मेरे 4-5 नाटक थे जिसमें मेरे हर एक में अलग भूमिका थी। मेरा नाटक था मित्रों मरजानी, जो कि मेरा मील का पत्थर है मेरे थिएटर के इतिहास में। आदर का ख्वाब और सूर्य के अंतिम, ये मेरे नाटक थे, सब में मेरी अलग अलग भूमिका थी। तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया। अब मैं थोड़ा सा मैच्योर हो गई थी, क्योंकि हर कलाकार को लगता है कि इसके बाद क्या, क्योंकि मैं बस शुरू किया था मैंने अप्रेंटिस से, और फिर धीरे धीरे आई बिकेम वन ऑफ द लीड एक्टर्स ऑफ रेपर्टरी कंपनी। तो अब ये होता है कि कलाकार को किसके बाद क्या, जी। तो ये एक अपॉर्चुनिटी थी। और ज्ञान शिवपुरी जी मेरे हस्बैंड, उनका बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि मैं खुद तो ये सोच भी नहीं सकती थी कि मैं बम्बई आऊंगी या कुछ करूंगी, क्योंकि वही मतलब देहरादून उत्तराखंड की सीधी सादी पहाड़ी लड़की, और ये एक वो होती है बिना भाई ना भाई हमने तो नहीं करना, हम यही ठीक है। मतलब ज्ञान जी, क्योंकि वो ओम शिवपुरी के कजन ब्रदर थे, तो वो फेमिलियर थे बॉम्बे से, और वो फिल्म भी कर चुके थे राजश्री की बाबुल। तो उनका हमेशा से वो इंटरेस्टेड थे फिल्म में जाने के। तो मैं कहती थी भाई तुम करो फिल्म्स, मैं इधर ही ठीक हूँ। इस दौरान मेरा बेटा भी हो गया था, मैंने कहा मैं इधर थिएटर करूंगी और घर चलाऊंगी, तुम जाके बम्बई में स्ट्रगल करो। अब जब ये ऑफर हुआ, इसमें ज्ञान को भी रोल मिला उस सीरियल में, और मुझे भी, तो ज्ञान ने बोला नहीं नहीं अब तो चल जाना पड़ेगा बम्बई, चलो चलो छोड़ो सब कुछ। और उन्होंने बिना मुझसे पूछे सब घर का फर्नीचर बेचना शुरू कर दिया। मैंने कहा ये क्या कर रहा हो? कह रहे नहीं अब हम जा रहे हैं। तो वो लेके आए, नहीं तो मैं नहीं जाने वाली थी। और हुआ ये सतीश जी कि वो कैरेक्टर मेरा देवकी भौजाई इतना पॉपुलर हो गया कि सब मुझे जानने लगे क्योंकि उस वक्त एक ही आता था, एक ही था डीडी दूरदर्शन, तो जी सब देखते दूरदर्शन। थे। और कैरेक्टर बहुत पॉपुलर हो गया देवकी भौजाई, तो सब लोग मुझे जानने लगे। थिएटर करती थी तो जो लोग थिएटर देखते थे वही जानते थे। जी। और फिर धीरे धीरे मुझे काम मिलने लगा फिल्म इंडस्ट्री में। तो इस तरह से मेरा ये आपको हुआ मालूम कि है गूफी पेंटल जी आपको क्या लिख रहे हैं? अभी लाइव देख रहे हैं आपको गूफी भाई। अरे गुफी जी गूफी हेलो। गोपी जी लिख रहे हैं मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ और इंडस्ट्री की एक बेहतरीन फनकार, एक बेहतरीन कलाकार हैं आप। आपको मुझे वैसे गोपी भाई आपको बताऊं कि मेरे एक बड़े भाई के रूप में हैं आज। हम लोग बात करते रहते हैं काफी, और अभी 2-3 दिन से मैं थोड़ा बिजी था तो बात नहीं हो पाई, लेकिन हमेशा मुझे उनका आशीर्वाद मिलता है। और हमेशा वो तभी आते हैं जब कोई अच्छा ऐसा फनकार जो उनके टच में होता है वो हमेशा आते हैं। तो आपको वो आए और उन्होंने आपको बहुत सारी शुभकामनाएं दी हैं, जो कि कतर दोहा से एक दीदी मेरी दीदी हैं वहां दोहा में, अनीता मजावदिया, वो आपको शुभकामनाएं नमस्ते कह रही हैं। दिनेश दुग्गड़ जी जो कि संगीत का यहाँ पर एक इंदौर में बहुत बड़ा उनका ग्रुप है, वो आपको बधाई दे रहे हैं। हेमा अरोड़ा जी जो कि मेरी वाइफ की मित्र भी हैं, और यहाँ पर एक ग्रुप है इनका जो सब गर्ल्स लेडीज मिलके एक अच्छा योगा करते हैं, वो आपको कह रही है कि आपका सीरियल फिर वही तलाश देखती थी, बहुत पसंद था। ये आपको शुभकामनाएं दे रही हैं। और अमन काजी जी जो कि अनूप जोरटा साहब के शिष्य हैं, वो कह रहे हैं कि अभिनय की मूर्त को प्रणाम। एक नया शब्द दिया है, अभिनय की मूर्त को प्रणाम। थैंक यू। उत्तराखंड से संघर्ष करके राजस्थान जयपुर में एक बहुत बड़ा स्कूल उन्होंने शुरू किया है। दीप सिंह रावत जी, इंदिरा स्कूल के नाम से उनका, जिसमें 90% बच्चे फर्स्ट आते हैं। आपको कह रहे हैं बधाई और प्रणाम कह रहे हैं आपको दीप सिंह रावत जी। और संजय मंडलोई जी कह रहे हैं कि सलमान खान जी के साथ काम करने का, अभिनय करने का जो आपको मौका मिला, वो ईश्वर ने आपको सचमुच, अब उसी कलाकार को वो हमारे बीच में है। संजय मंडलोई जी 2 आवाजों में गाते हैं, मेल फीमेल दोनों आवाजों में गाते हैं, आज हमारे साथ में है। तो दीदी मैं ये बात कह रहा था कि देवकीनंदन कांडपाल जी, जिनको आप जानती होंगी, मुंबई से आपको देख रहे हैं, जो खुद बहुत अच्छे गायक हैं, जानती होंगी आप।
जी जी। वो आपको देख रहे हैं। और वैशाली जी, आपका स्वागत है। आप मेरे शो को देख रही हैं। मैं कह रहा था दीदी, आज दूरदर्शन जो था, आज जिस तरह से चैनलों की भरमार हो गई है, और कहते हैं कि बिल्कुल आप टीवी का रिमोट चेंज करते रहिए, रंग बिरंगे चैनल चलते रहते हैं। कुछ अंतर लगता है आपको उस वक्त का और इस वक्त में, जो कुछ? भाई आजकल तो और चैनल्स भी क्या, आजकल तो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स भी बहुत आ गए हैं। जी 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 लेकिन जी जी मैं ये कहना चाहूंगी कि मैं कई बार ये बात कह चुकी हूँ कि जो क्वालिटी दूरदर्शन में थी, भले ही वो टेक्निकली ये लोग इतना बढ़िया काम नहीं करते थे क्योंकि उनके पास सीमित सुविधाएं थी, जी लेकिन जी जो कंटेंट के तौर पर जो दूरदर्शन में जितने भी आप सीरियल्स लो, और एक तरह के नहीं, हम आजकल जो होता है टीवी सीरियल्स में, वो एक्सेप्ट फॉर सम, मैं ये नहीं कहती हूँ अच्छे सीरियल भी होते हैं, पर वो एक कम होते हैं, ज्यादातर तो भेड़ चाल चलती है क्योंकि जी आजकल तो पूरा सब टीआरपी का गेम हो गया है। मतलब इतना हो गया कि एक आपने तो देखा कि एक दो बंदे को पुलिस ने भी पकड़ लिया क्योंकि जी जी आजकल तो सीरियल्स में ऐसा होता है कि एक जगह शादी हो रही तो पता चल रहा दूसरी जगह शादी हो रही, क्योंकि शादियों से टीआरपी बढ़ती है। लेकिन दूरदर्शन में हमेशा कंटेंट मैटर करता था। बड़े जी बड़े आपने देखा अलग अलग किस्म के लोग शोज करते थे, जी क्लासिक्स से करते थे। और अब आप बताइए, मनोज श्याम जोशी हमारे उत्तराखंड के जी 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 बहुत बड़े साहित्यकार, उनके सीरियल, श्रीकांत वर्मा जी के सीरियल होते थे, कबीर के ऊपर भी सीरियल बने हैं। मतलब जी जी इतनी वैरायटी थी और डिफरेंट, ऐसा भी नहीं कि एक ही तरह के होते, गरीब गांव के बुनियाद बना, और जी जी बुनियाद जी जी बहुत सारे सीरियल्स पार्टीशन के ऊपर। तो दूरदर्शन के जो कंटेंट की जो रिचनेस थी, वो जी मुझे नहीं लगता कि ये मैच कर पाया जो जितने भी जी और ये सब आए हैं। मतलब ये टेक्निकली अच्छे थे, मतलब हालांकि कलाकार के रूप में मैंने तो वी में भी काम किया, कलर्स में भी किया, सोनी में भी किया, अच्छे प्रोग्राम आते हैं, मैं ये नहीं कहती हूँ, पर ज्यादातर जो प्रोग्राम है, मतलब लेकिन दूरदर्शन का होता था कि एक ही प्रोग्राम नगीना होता था, जैसे मालगुड़ी डेज, आर के नारायण की कहानियां। कैन यू इमेजिन कि कोई आप मालगुड़ी डेज पर कोई करेगा आजकल? नहीं, कोई नहीं करेगा, क्योंकि सब आजकल यही है कि टीआरपी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। बिल्कुल। अच्छा, कॉमेडी भी दीदी, कॉमेडी भी होती थी, तो वो ऐसा था कि हम अपने बहन के साथ, अपनी माँ के साथ बैठ के देख सकते, देख हाँ भाई जी, देख। बिल्कुल बिल्कुल, देख भाई अभी देख अभी मेरे साथ टीवी। लिलीपुट जी आए थे, वो देख भाई देख में थे। तो कॉमेडी भी जी उस जी, समय ऐसी होती थी कि हम अपने बहुत परिवार के साथ, बढ़िया, अपने बेटे के साथ, बच्चे के साथ, बहुत, लड़की के साथ देख बिल्कुल सकते थे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ दीदी दीदी, मैं एक बात आपसे दिल की पूछना चाह रहा था। मैं थोड़ा कभी स्क्रिप्ट लेके नहीं बैठता, लेकिन दीदी एक दिल की बात पूछना चाह रहा था कि जब हम एक ऐसा कलाकार जिसने 100 फिल्में की हो, 200 फिल्में की हो, 700 फिल्में की हो, 800 फिल्में की हो, यदि उसको लेके वहां पर कुछ 25-26 साल के लड़के या लड़की उसका ऑडिशन लेते हैं, कैसा लगता है दीदी आपको? ये तो एक्चुअली है तो बहुत अजीब सी बात। लेकिन क्या हो गया आजकल, ये लोग पहले हम जब काम करते थे फिल्म्स में, तो क्या होता था, डायरेक्टर बोलता था कि हाँ यार ये रोल के लिए ठीक है, हिमानी शिवपुरी ठीक है, या फलाना ठीक है, इसको बुलाओ। लेकिन आजकल क्या हो गया कि ये कास्टिंग जो डायरेक्टर्स आ गए हैं, तो अब ये एक्चुअली सतीश जी लगता तो अजीब सा है कि इतनी फिल्मों करने के बाद लोग बोलते हैं कि क्या आप ऑडिशन के लिए आएंगे और वो करेंगे। लेकिन ये चलन बन गया। ये मेरे ख्याल से कास्टिंग वाले क्या करते थे, एक्चुअली हॉलीवुड में होता है कि बड़े बड़े स्टार्स भी कुछ करने क्या ऊपर वहां पर बड़ा सब कुछ बड़ा सिस्टमैटिक है कि एक अगर एक प्रोजेक्ट बन रहा है तो उसका बाकायदा सब कुछ ढंग से होता है। तो मेरे ख्याल से ऐसा ये लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कई बार तो मतलब, लेकिन नाउ अब तो ये सिस्टम आ गया है, इट इज थिंग टू स्टे। तो यही है कि नदी में रह के मगर से बैर नहीं दीदी, हालांकि मैं बड़ा थोड़ा अजीब थोड़ा सा लगता है।
दीदी आपको बहुत प्रैक्टिकली ले जाता हूँ आज। आप भी जानती हैं कि आज मुझे अभी सुनील पाल जी ने मेरे साथ में आ रहे हैं वो शो में, और उन्होंने कहा था सतीश जी आज आप आज पूरे इंडस्ट्री के आप लाडले बन चुके हो, क्योंकि आप वो बातें बोलते हो, जो बातें बोलते हो जो सचमुच बहुत करीब होती है दिल की। दीदी आपको सोचिए ना, आज बीरबल जी मेरे साथ शो में आए। बीरबल जी आज जिन्होंने 800-900 फिल्में की हैं, वो मोटा चश्मा पहन के यदि स्क्रिप्ट को याद करें और फिर ऑडिशन दें, दीदी वो तो नाम अपने पाठशाला है वो तो आज। और उसके बाद योगी राज जो कि आए वहां पर, उनको गुस्सा आता है, वो जाके बोलते हैं तुमने मेरी शक्ल देख के मेरा को ले लिया, इनको नहीं जानते हो आप। तो वो सब चीजें मुझे सचमुच कह रहा हूं कि किशोर भानुशाली भी जी मेरे साथ, इन्होंने सब लोगों ने एक बात तो कही है कि ठीक है आप ऑडिशन तो छोड़िए, लेकिन कम से कम ये तो देखिए कि इज्जत तो दीजिए, आप उनको जानते तक नहीं है। दीदी एक आगे बढ़ के जो बात बोलने वाला हूं, शायद आपको हंसी भी आएगी लेकिन दुख भी होगा। अगर किसी प्रोग्राम में कोई व्यक्ति वहां पर उसने उस प्रोग्राम को जीता हो और उसके बाद यदि सेकंड या थर्ड सीजन उसका आता है तो उस शो से उस व्यक्ति को फोन जाता है, क्या आप इस प्रोग्राम में भाग लेंगे? उस फोन करने वाले को यही नहीं मालूम कि वो उसका विनर है। आप कुछ कहेंगे इस बारे में? ये इसके बारे में तो मतलब क्या है कि इतना व्यापक हो गया है। वो मैं आपको बताती हूँ कि आपने सब कुछ कह ही दिया। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ कि जी ये दीदी, क्या जी होता दीदी। है कि ये आ जाते हैं। आप वो छोड़ो कि आपको पता है कि बहुत बड़े बड़े डायरेक्टर से भी उनको बोला कि अपना बायोडेटा दीजिए, जिनकी पूरी बॉडी ऑफ वर्क है। समबडी लाइक रमेश सिप्पी, ऐसा कुछ ऐसे आदमी से आप बोलिए कि आपने क्या काम किया है बताइए, है ना? तो कितना हास्यास्पद है कि वो आप ऐसे ऐसे वो क्या होता है कि वो ये आ जाते हैं यंग लोग ना, जिनको कुछ ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो ये अपना को दिखाने की कोशिश करते हैं। तो ये तो ऐसे लोग तो हैं ही। लेकिन अब ये सतीश जी, थोड़ा सा दुख भी होता है कि मैं आपको खुद बताती हूँ कि मैं अब जैसे आजकल ये शोज होते हैं इनमें क्रिएटिव आ जाते हैं। तो जी मैं एक जी टीवी का शो कर रही थी, हाँ, हमारी बेटियों का विवाह। तो जिसमें मैं एक जी जी जी। ऐसे किरदार का रोल कर रही थी माँ, और हमारी 5 बेटियां हैं। तो उनकी मैं चाहती हूँ, कोई भी मिडिल क्लास औरत चाहेगी कि उनकी बेटियों की शादी हो जाए जल्दी से। तो वो मुझे, तो ये आते हैं अरे, ये बच्चे हमको बताने के लिए, अब हमारा रोल समझाने के लिए। तो अच्छी बात है, हम चलो सुनेंगे, ये व्हाट रोल है ना। तो वो बोले, you are like this very ambitious mother, like in मैं प्रेम की दीवानी हूँ, that character। मैंने कहा yes, excuse me, I don't think you know that I played that role। जिसकी आप बात करें, करिश्मा की माँ, वो मैंने प्ले किया था। कि मैं ये चाहती हूँ कि वो क्या होता है, ऋतिक, पहले हमको लगता है ऋतिक है, फिर पद में चलता है अभिषेक बच्चन। तो मैं उसको इतनी एम्बिशियस हूँ कि उसके कि वो नेचुरली वो मालिक है फैक्ट्री का, तो और ये नौकर है। तो मैं चाहती हूँ कि उससे शायद लाइक दैट। मैं उसका शक्ल देख रही, मैं कह रही मैं क्या बोलूं इस लड़की को। तो हम अब या इसके 2 तरीके की, या तो मैं उसको बोल देती यू शट अप। लेकिन क्या होता है कि आदमी थोड़ा मैच्योर हो जाता है। जब आदमी यंग होता है तो थोड़ा इम्पेशेंट होता है। तब तो जी हम जी भी जी। सुना दिया करते थे, अब तो बोलते ओके ओके, और फिर हम करते हैं। और जो क्रिएटिव आपका डिस्क्राइब करेगा ना रोल कैसा है, she should be like this। तो क्या कि एक्सटर्नली बताएंगे कि बड़ी सी बिंदी होनी चाहिए, या शी इज नॉट वेयरिंग अ बिंदी, तो वो एक्सटर्नल चीजों से बाहर ही नहीं जा सकते हैं। तो तभी आप देखो ना, ये लोग जैसे वो, ये लोग वैम्प होती थी तो उनकी नागिन जैसी बिंदियां होती थी, या ऐसा ऐसा कुछ ऐसा इनका इनका पूरा एक्सटर्नल, मतलब ये लोग डेप्थ में जाते ही नहीं है। तो क्या बात करें इनके बारे में, है ना? दीदी आपको बताऊं मैं, अब मैं खुल के बोल रहा हूं, सुनील पाल जी मुझसे कहते हैं कि सतीश भाई लॉफ्टर शो का पहला विनर हूं मैं, और लॉफ्टर शो से फोन आता है कि आप इसमें आएंगे क्या। उन्होंने सोचा कि उसे जज बनाए मुझे। सुनील पाल जी सोचते हैं कि मुझे जज बनाएंगे। कहते हैं बोलिए क्या करना है मुझे। बोले आपको उसमें प्रतिभागी बनना है। तो उन्होंने जज कौन कौन है, जब आजकल के लड़कों को
मतलब मुझे हाँ, उस दिन इतनी हंसी आई। ऐसे ही सुनील पाल था। जी भी हंस रहे थे, मैंने बोले हंसने के साथ साथ दुख भी है कि इंडस्ट्री में। लेकिन दीदी एक बात कहना चाहूंगा आज आपसे कि जिस तरह से बदलाव आया है ये जो कोविड के टाइम पर, लेकिन अभी देखिएगा इंडस्ट्री में बहुत सारे बदलाव आने वाले हैं। जैसे मुझे लगता है बारीक पिसाई हुई है, कहीं ना कहीं देखिएगा कुछ मंथन होके बहुत बेहतरीन निकलने वाला है। और आपको आज हमारे बीच में एक बाबू खान जी जो है बहुत बड़े प्रोड्यूसर हैं, वो आपको देख रहे हैं। उनकी एक बहुत अच्छी मूवी आ रही है कोविड और इंसानियत, जिसमें मेरे बेटे नमन ने भी गाया है। अगर आप सुनेंगे तो उसे बहुत प्यार देंगे। और वो आज बहुत सारी मूवी उसकी नमन के बहुत सारे गीत आ रहे हैं। और हाँ, बहुत बढ़िया। और हाँ हाँ, और मुझे मालूम है आपको बहुत खुशी होगी। विनी अग्रवाल जी कह रही है ज्ञान जी की मेरी सबसे पसंदीदा बाबुल थी। बाबुल फिल्म ज्ञान जी की उन्होंने जी जी बताया है, आपको जी। बता रही हैं हम्म। विनी जी, उन्होंने आपको बोला है। और संजय मंडलोई जी कह रहे हैं कि गुफी भाई आप हमेशा कैफियत को आके सजाते हैं और आपने बहुत मजा आया था आपके इंटरव्यू। दीदी मैं एक बात थोड़ा सा आगे बढ़ रहा था कि जैसे हम आपके हैं कौन, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, कुछ कुछ होता है, जब ये मूवी में आपकी एंट्री हुई और इंडस्ट्री में कहते हैं ना कि एक लगा जैसे कोई ऊर्जा, जैसे आपकी एंट्री जिस फिल्म में भी होती थी ऐसा लगता था एक ऐसी लेडी आ रही है जिसके अंदर मतलब कहते हैं ना कि जैसे पावर हाउस, मतलब ये ऊर्जा इतनी भरी हुई है। क्या ये उत्तराखंड की मिट्टी का कमाल था कि जैसी आपकी एंट्री होती थी पर्दे के ऊपर तो लगता था ये चटर पटर वाली लेडी जो है जिसको मतलब अंदर कूट कूट के ऊर्जा भरी है। क्या कहेंगे आप? या नहीं डायरेक्टर नहीं, का कमाल था आपने या दीदी का? नहीं नहीं, डायरेक्टर को तो श्रेय जाता ही, लेकिन मुझे लगता है जो आपने बात सही बोली कि उत्तराखंड की भी मिट्टी का सवाल है। और दीदी मैं तो कहूंगा कि 84 से 94 के 10 साल की जो पाठशाला थी वहां से निकली हुई ये कलाकार पूरे हिंदुस्तान में ऐसे नहीं कि भाग्य से छा गई, उसने 10 साल अपने को बहुत महीन पीसा था, अपना इंतजार किया था अपनी पारी का। उसके बाद तो हिंदुस्तान की टॉप की 3 फिल्म में आप आई थी। तो क्या कहेंगी उस 10 सालों का, और उसके बाद ये अचानक आपको जो मिला तो गुरूर, वो गुरूर शब्द क्यों नहीं जुड़ा आपके नाम के आगे, घमंड? नहीं नहीं, मेरी घमंड बहन नहीं नहीं, मैं तो घमंड से नहीं तो ज्यादा मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इस बात का कि मैं मतलब मुझे काम मिला, और वो भी मतलब मैं जब बम्बई आई थी तो मैं किसी को जानती नहीं थी, और जी ना मेरे पास ज्यादा पैसा था, और जी बस मेरे पास अपनी कला ही थी, और मेरे परिवार वालों का साथ था और उनका आशीर्वाद था, और मेरी मिट्टी का आशीर्वाद था। तो मैं बड़ी शुक्रगुजार हूँ कि मुझे काम मिला, और फिर मिलता ही गया, और भगवान का शुक्र है कि आज भी मैं काम कर रही हूँ। तो ये सिर्फ ऊपर वालों का आशीर्वाद है, मेरे माता पिता का आशीर्वाद है, और साथ ही में मतलब हम लोग कलाकार किसके लिए काम करते हैं? अपने श्रोताओं के लिए। तो जो श्रोताओं से मुझे प्यार दिया, मतलब उसका मैं जितना धन्यवाद दूं वो कम है, क्योंकि मुझे याद है कि जब दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे की आपने जिक्र किया, तो हम जी लोग जी तो जी जी दीदी। उस टाइम तो हम लोग ट्रायल्स में ही फिल्म देखते थे, सिनेमा हॉल में ये लोग जाते थे। तो मुझे याद है मुझे शाहरुख ने कहा था कि नो हिमानी जी, यू मस्ट गो एंड सी द फिल्म इन द ऑडिटोरियम, आपको देखना चाहिए कि क्या रिस्पांस मिलता है आपको, स्पेशली वो साड़ी वाले सीन में, या मेरा और अनुपम का जो सीन था। तो ये मतलब ये जो ये हो गया, ये तो मैजिक ही है आशीर्वाद की वजह से। और तो ये और दर्शकों का प्यार ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और थोड़ी बहुत नेचुरली मतलब मेरी मेहनत, मैंने मेहनत भी करी, और अभी अब भी कर रही अब हूँ। दीदी अभी भी एक कर रही हूँ। शेर, एक शेर आपको दिल से सुनाता हूँ दीदी, एक शेर दिल से सुनाता हूँ कि पत्थर पहले खुद को पत्थर करता है, पत्थर पहले खुद को पत्थर करता है, उसके बाद ही कुछ कारीगर करता है, उसके बाद ही कुछ कारीगर करता है। क्योंकि सही जब बात, तक बहुत हम सही। खुद मेहनत करके
कहते हैं ना कि पत्थर पहले खुद को पत्थर करता है, वो इतना परिश्रम कर देता है खुद को कि वो अपनी मेहनत से, अपनी कहते हैं ना पसीने से अपनी जो तैयारी करता है अपनी, उसके बाद जब देखता है कारीगर के पत्थर अच्छा है तब उसकी नक्काशी होती है दीदी। तो सच ये है कि आपने जो आखिर में बोला वो पहले बोल दिया मैंने कि सचमुच आपने आपने पहले ही बोल दिया। बहुत मेहनत की है। और अब मैं श्रोताओं को एक बात बताना, दर्शकों को एक बात बताना चाह रहा था कि मेरी बड़ी बहन ने एक बार एक फिल्म की थी। सिर्फ फिल्म इसलिए वो की थी कि उसमें रोल छोटा था लेकिन उसमें इतनी डेप्थ थी कि लगा कि ये बुआ चाची के रोल से अलग एक अलग रोल था। मैं बात कर रहा हूं वास्तव फिल्म की। छोटे रोल के बारे में कुछ कहना चाहेंगी दीदी? वो जो छोटा था लेकिन उतनी डेप्थ थी, कुछ बताना चाहेंगी आप उसके बारे में? हाँ सतीश जी, क्योंकि मैं थिएटर से थी और जी और जब मैंने फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन की थी तो आई वाज इन माय 30s। तो ये तो मैं और बड़ी प्रैक्टिकल थी, क्योंकि मेरे को भी पता था कि मैं हीरोइन तो नहीं बन सकती, तो कैरेक्टर आर्टिस्ट। तो हमारे लिए लेंथ ऑफ द फिल्म मैटर नहीं करती है। ऐसा है, मैंने जी जी लेंथी रोल जी जी। किए हैं, जैसे हीरो नंबर 1 में लेंथी रोल था, और बीवी नंबर 1 में आई प्लेड सलमान मदर, या मैं प्रेम की दीवानी हूं में, मतलब लेंथी रोल्स भी किए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब मैं एक बहुत ही लालची किस्म की एक्ट्रेस हूँ। और तो एक जैसे कि उसमें वास्तव में मुझे महेश जी ने जब रोल का नरेशन किया तो आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड। तो उन्होंने बोला कि 2 सीन्स हैं लेकिन बहुत ही दमदार है। तो मेरे अंदर की एक्ट्रेस ने वो चैलेंज लिया। तो मैंने ये वास्तव में सिर्फ 2 सीन है, पर वो इतने पावरफुल है कि मतलब मैं मतलब संजय दत्त को लताड़ देती हूँ जो कि हीरो था। तो वो अपने आप में मतलब करने में भी बड़ा मजा आया। और महेश जी ने बहुत अच्छे निर्देशक है और खुद बहुत अच्छे एक्टर हैं। तो उन्होंने जिस तरह से रोल मुझसे कराया और मैंने किया तो मुझे बड़ा मजा आया। और मेरा हमेशा से यही मोटिव रहा है कि मुझे काम करने में मजा आना चाहिए। क्योंकि मैं जाती हूँ तो मुझे काम करने, जैसे आजकल हमारा शो जिसकी कई लोगों ने उसका जिक्र भी किया, हप्पू की उल्टन पलटन, तो जी जी। करने में बड़ा मजा आता है। और मुझे ना चैलेंज बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं, क्योंकि मैंने आपने मेरा करियर, क्योंकि कई लोगों ने मेरी फिल्में देखी, मैंने एक तरह के रोल नहीं किए हैं क्योंकि वो बड़ी बोरिंग हो जाते हैं। मैंने हमेशा कुछ नया करना चाहा, कि जैसे बुआ भी किया है, माँ भी किया है मैंने, चाची भी किया है, और मतलब नेगेटिव भी किया, पॉजिटिव भी किए हैं। और चैलेंजेस मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। क्या तो बात काम करने में मजा आया और आ रहा है। दीदी आपको बताऊं कि अभी प्रदीप भंडारी जी जानती हो अगर आप, जन की बात जिनका, और आर भारत में जो आते हैं उनकी मदर, वो मेरे शो में आ चुके हैं, उनकी मदर आपको शुभकामनाएं दे रही हैं। रजनी भंडारी अरे जी आपका धन्यवाद। स्वागत है। और वो थैलेसीमिया के बच्चों के लिए बहुत सारे काम करती हैं, कल भी गई थी उन बच्चों को, उन्होंने बहुत सारे टॉवल बांटे, वो बहुत करती हैं थैलेसीमिया के बच्चों के लिए अच्छा दीदी। अच्छा उनको अच्छा मैं अच्छा। स्वागत करता हूं अपने शो में। और लोकेश उपाध्याय जी जो कि इंदौर में बहुत बड़े कलाकार हैं, वो तबला और सारे खाल के इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं और अल्मोड़े के हैं। लोकेश जी आपका स्वागत करता हूं। और आकाश उपाध्याय जी ने एक बड़ी बात कही आपसे कि मुझे लगता था कि आप पंजाबी होंगी आपके आपके बोली से, और आप उत्तराखंड की निकली, मुझे आज हैरानी हो रही है। नहीं, वो इसलिए इनको लगा होगा क्योंकि फिल्म में काफी सारे मैंने जो रोल किए, जैसे डीडीएलजे में किया था वो पंजाबी था, तो लोगों को लगता है कि मैं पंजाबी हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अभी मैं जो ये शो कर रही हूँ उसमें मैं बुंदेली भाषा बोल रही हूँ। तो वही है ना जी कि आई लव चैलेंजेस। तो थोड़ी सी मेहनत करना, मैंने मराठी का भी किया है, साउथ इंडियन, हमारा दिल आपके पास है, मैंने साउथ इंडियन का रोल किया है। तो मैंने अलग अलग किस्म के रोल किए। हो सकता है कि शिवपुरी नाम से उनको लगा होगा कि हाँ पंजाबी, जी जी लेकिन मेरा जी पूरा नाम हिमानी भट्ट शिवपुरी है। बट दीदी आकिब सैयद जी कह रहे हैं मैं शाहरुख खान का बहुत बड़ा फैन हूं और डीडीएलजे मैंने बहुत देखी है, और कि कम्मों को नहीं भूल पाऊंगा। तो बोले कि कुछ बताएंगे उस फिल्म के बारे में, कुछ आपके जहन में हो कुछ यादें? बहुत सारी यादें हैं। एक तो हम लोग मतलब
यशराज या आरके के साथ शूटिंग करना, प्राची के साथ, आई वाज वेरी लकी, धर्मा प्रोडक्शन। तो ये बड़ा फैमिली सा एटमॉस्फेयर होता था। और हम लोग सब एक साथ मिलके खाना खाते थे, शाहरुख खान, काजोल, अचला सचदेव जी, फरीदा जी, और अमरीश पुरी जी। तो अमरीश और पुरी जी भी। अमरीश पुरी जी भी थे। तो जी बहुत मजा आता था। और जब हम लोग सेट पे होते थे तो बिल्कुल फैमिली जैसी फीलिंग होती थी। जी जी। और अ, मुझे याद है कि हम लोग एक बार खाना खा रहे थे, लंच ब्रेक हुआ, तो काजोल वो उस टाइम बहुत ही केयर फ्री थी, और वो पता शॉर्ट्स पहन के आई थी, और उसका शायद लंच के बाद था, शॉर्ट्स पहन के छोटी सी। तो मैं बैठी थी फरीदा जी और अचला जी के साथ, तो पता नहीं इनका क्या आर्ग्यूमेंट हुआ, तो ये दही का दोना लेके, दही का चम्मच लेके आगे के पीछे भाग रही है, टेबल पे चढ़ गई, उसके ऊपर दही डाल रही है। और मेरे बगल में अचला जी, उनका मुंह ऐसा खुला का खुला रह गया। तो मुझे कहती कि हिमानी, हमारे जमाने में जो हीरोइन थी ना, वो एक कोने में बैठी रहती थी, वहीदा जी या ये सब, और पान बड़ा उससे खाती थी, और वो यहाँ ये देखो, मतलब ये हीरोइन ऐसे घूम रही है। तो मतलब उनके लिए बड़ा कल्चरल शॉक था। तो ये सब बातें जी बहुत मतलब यादगार हैं। बहुत सारी यादें हैं। जी। कृपेश कृपेश अंसारी जो कि मेरे बेटे का फ्रेंड फ्रेंड है, वो कह रहा था कि कभी 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 खुशी कभी गम में अमित जी के साथ जो आपने काम किया, जबरदस्त काम था आपका। और आपको सचमुच जो अनुभव अमित जी के साथ मिला होगा वो जबरदस्त होगा। और तन्हा मस्तान कह रहे हैं, जो कि मेरे बेटे का ही वो भी मित्र है, वो कह रहा है कि देखिए आपके हर पीढ़ी में आपके फैन है, मतलब बुजुर्ग भी फैन है जो आपके 94 के हैं, 84 के हैं, और अभी 2021 के भी कितने, मतलब ये देखिए ना, हर पीढ़ी आपको चाहती है, क्योंकि आपकी जो एनर्जी लेवल है आज भी वही है। तो मैं कहूंगा कि उन्होंने कहा है कि जिस देश में गंगा रहता है, मैं गोविंदा जी के साथ जो आपने काम किया वो मेरा सचमुच मुझे बहुत अच्छा लगा था, वो आपका काम किया। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रहे हैं दीदी। मैं थैंक थोड़ा यू, आगे बढ़ थैंक रहा यू। हूँ, और यदि मैं, हाँ कुछ कहना चाहेंगे आप, कहिए। नहीं नहीं, आप बोलिए ना, आप बोलिए। मैं कह रहा हूँ दीदी, इतने हिट फिल्म देने के बाद भी आपने जो एक सबके सामने एक एग्जाम्पल पेश किया है कि अगर टीवी में काम करना है तो ऐसा नहीं कि हम फिल्म में काम करें तो टीवी में ना करें, छोटे हो जाएंगे। लाइक आप और अमिताभ बच्चन, मैं जहां तक मैं समझता हूं, दो कलाकार ऐसे हैं हमेशा, ऐसा नहीं कि काम नहीं मिल रहा है, काम दोनों को बहुत मिल रहा है। इसके बावजूद भी आपने दोनों जगह अपनी, कहते हैं ना कि ये नहीं सोचा कि ये छोटा पर्दा है बड़ा पर्दा, पर्दा पर्दा है, पब्लिक तक पहुंच रहे हैं, उनको कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में आप? जरूर जरूर। आजकल तो देखिए, टीवी में काम करना मतलब इतना वैसा नहीं माना जाता, लेकिन मैं उन दिनों 90s की बात कर रही हूँ, तब टीवी को ना सौतेला भाई माना जाता था। तो आई रिमेम्बर जब मैं, हाँ, कि सौतेला, वो भी गरीब सौतेला भाई। तो और इट वाज अ मीडियम की, इट वाज अ सीढ़ी जिससे कि आप आ सकते हैं, आगे चल, आगे चल। तो आगे बढ़ सकते हैं। तो आई रिमेम्बर कि मैं लेकिन एक हम फिल्म की शूटिंग कर रही थी, तो मुझे एक हमारे को एक्टर पूछ रहे थे कि हिमानी, तुम तो इतने बड़े बड़े बैनर्स के साथ काम कर रहे हो, तुम क्यों टीवी कर रहे हो? तो मैंने कहा नहीं देखो, मैं जिस सीढ़ी से चढ़ी हूँ, मैं थोड़ा बहुत हिंदुस्तान में लोग मुझे जाने हैं मेरी टीवी की वजह से, तो मैं उस सीढ़ी को लात नहीं मारूंगी। तो मैं, जी मेरा जी हमेशा ये बात थी कि मैं मतलब एक या दो करती थी साल में, एक या दो टीवी जी जी शोज करती थी, ताकि मैं, मुझे ये था कि ये मीडियम है जिसकी वजह से लोग मुझे जानने लगे। जी और जी और अब तो ऐसा हो गया कि कट टू, आई रिमेम्बर कि जब मैं प्रेम की दीवानी कर रही थी तभी भी मैं टीवी, उस टाइम कोई टीवी शो कर रही थी। तो आई रिमेम्बर अभिषेक, क्योंकि वो अमित जी भी कर रहे थे, तो ही अंडरस्टूड, अच्छा 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 मैम, यू आर डूइंग दिस थिंग ना टीवी। तो तब लोगों का, उसका नजरिया बदल चुका था कि हाँ भाई, टीवी इतना बुरा कजिन नहीं है, उसमें भी आप काम कर सकते हैं।
और टीवी में क्या होता था सतीश, अच्छा रोल करने को मिलते थे जी जी, और सही कह रही मिलते हैं। हैं। तो इंटरेस्टिंग रोल्स, अभी जैसे हप्पू की उल्टन पलटन में मेरा इतना कलरफुल कैरेक्टर है, इतने सारे उसमें शेड्स हैं कि उसको करने में बड़ा मजा आ रहा है। तो एज एन एक्टर बड़ा चैलेंज लगता है, मजा आता है। दीदी मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूं तो सच ये है दीदी कि आपने ना तो कोई आपका कोई पहचान का वहां था इंडस्ट्री में, ना ही आपका कोई गॉड फादर था, ना ही कोई रिलेटिव था हमारा। हम तो उत्तराखंड के रहने वाले सीधे सच्चे लोग और अपने आसपास पहाड़ों के बीच में अपनी जिंदगी बिताने वाले लोग हैं, और मडुए की रोटी और सब चीजों से हम लोग रोज रूबरू होते थे। वहां के जो एक चीजें थी, लेकिन मैं कहता हूं आपने जिस तरह से संघर्ष किया और जिस तरह से वहां पर एक इंडस्ट्री में, पत्थरों के शहर में जहां केकड़े भी होते हैं टांग खींचने वाले, उस शहर के अंदर अपना मुकाम बनाया। यही कहते हुए कि जूते फटे पहन के आकाश में चढ़े थे, सपने हमारे औकात से बड़े थे, फिर भी नहीं किया था हमने जमीन से सौदा, दो चार आसमां तो कदमों में गिर पड़े थे। मैं बात कर रहा हूं क्या उस वक्त की, जब जब सर आपसे दूर चले गए थे। दिल वाले दुल्हनिया की शूटिंग चल रही थी, मेरी बहन को यही नहीं मालूम था कि वो कहां है। सच भी है कि जब सब ईश्वर ने छीन छीन लिया हो तो उस वक्त तो होश नहीं रहता। और इतने बड़े बैनर की शूटिंग, आपको होश भी नहीं कि मुझे शूट पे जाना है। लेकिन मैं आपको आज सल्यूट करता हूं कि मेरी इस बहन को इतना प्रभाव इंडस्ट्री के अंदर था कि इतनी बड़ी फिल्म में आप थी, उसके बावजूद भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने आपसे ये कहा कि कोई बात नहीं, कुछ कहेंगी आप डीडीएलजे के उस सीन के बारे में, जी जब जी। आखिरी सीन था और आप नहीं थी हाँ वहां। मतलब ये सतीश जी, मतलब अब मुझे रियलाइज होता है, उस वक्त तो जब मेरे हस्बैंड की ज्ञान जी गुजरे थे तो मुझे वाकई कुछ होश नहीं था, क्योंकि मैं उस वक्त अकेली थी। और आई रिमेम्बर रक्षाबंधन के आसपास का टाइम था, शुक्र है कि मेरा भाई आया था, लेकिन वो भी बम्बई, देहरादून से, तो बम्बई के बारे में कुछ नहीं जानता। तो मुझे सारे फ्यूनरल अरेंजमेंट करना, हॉल का इंतजाम करना कि बैठक होगी, और कैसे मैं, और मेरा बेटा देहरादून में पढ़ रहा था हॉस्टल में। तो मैंने कहा कि मैं इनकी अस्थियां ले जाऊंगी, तो मैं बिल्कुल भूल ही गई कि मेरे को क्लाइमैक्स की शूटिंग के लिए जाना है। मेरे जी दिमाग से बिल्कुल निकल गया, क्योंकि उस वक्त तो सिर्फ यही था, ये जो हादसा हुआ था और मैं सब अरेंजमेंट्स कर रही थी। तो आई एम वेरी, मतलब अब मैं मानती हूँ कि ये उनका की महानता थी कि मेरे को फोन आया उनका कि हिमानी, मतलब यू नो दिस थिंग, और आपको आने की जरूरत नहीं है। तो मतलब अगर आप फिल्म देखेंगे तो देखिए पूरा सारे आर्टिस्ट है उसमें, रेलवे का जो जी, सीन है, आखिरी सीन, जी 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 आखिरी जी। सीन है जब अमरीश जी कहते हैं कि जा सिमरन जा जी ले सिमरन अपनी जी। जिंदगी। जी 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 और मेरा और अनुपम खेर का भी कल्मिनेशन था, क्योंकि हमारी भी एक जी लव जी स्टोरी शुरू हो रही जी थी। जी 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 जी। तो लेकिन मैं ही नहीं हूँ, क्योंकि मैं ये जो मेरी पर्सनल जो अ, ये मेरी ट्रेजेडी थी, उसकी वजह से मैं नहीं रही। एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल कि वो लोग इतने अंडरस्टैंडिंग थे, क्योंकि मुझे तो उस वक्त बिल्कुल होश नहीं था कि मुझे जाना भी है शूटिंग के लिए। तो मुझे फोन आ गया, शुक्र है, क्योंकि मैं तो ये अ, वो कर अपने पति की अस्थियां लेके हरिद्वार गई, क्योंकि वहां मेरा बेटा था। तो जो आखिरी राइट्स करे वो, और फिर मैं अपने बेटे के साथ बम्बई आई। तो कुछ पल थे जब सिर्फ मैं और मेरा बेटा और मेरा परिवार था, और मेरे पति के अस्थियों का कलश था। तो मैं तो भूल ही गई थी कि अ, मुझे ये काम भी करना, पर हाँ सच बाद में सच मुझे सच काम सच। करना पड़ा, क्योंकि आई हैड टू, आई वाज एन, मतलब वर्किंग वुमन, और मुझे अपने बेटे को सपोर्ट करना था। तो बट आई एम वेरी ग्रेटफुल कि ये लोग इतने अंडरस्टैंडिंग थे, क्योंकि मुझे उस वक्त तो कुछ होश नहीं था। दीदी मैं आज यही कहूंगा कि ज्ञान जी जहां भी हो, ईश्वर उनको अपने चरणों में रखे। और आपके बेटे को, सच ये मैं आज खजाना मंदिर से दुआ मांगता हूँ, वहां मेरी हर बात सुनी जाती है।
मैंने आज तक कभी भी वहां उस मंदिर से अपने लिए कुछ भी नहीं मांगा, और जो मांगता हूं मुझे हमेशा मिलता है। और ये बात इंडस्ट्री वाले सभी जानते हैं। अभी योगी राज का फोन आया था परसों, योगी भाई का, सतीश भाई आपने मांगा था सचमुच जिंदगी में, वो मुकाम मिल गया। तो वही बात मैं आगे बढ़ा रहा हूं कि आपका होना सचमुच, ये शायद लाइन दिल की है कि एक तुम्हारा होना क्या से क्या कर देता है, एक तुम्हारा होना क्या से क्या कर देता है, बेजुबान छत दीवारों को घर कर देता है, बेजुबान छत दीवारों को घर कर देता है। दीदी आपका जो एक स्वभाव है, आपकी एक सरलता है, आपकी एक सहजता है, उसका एक नमूना आपको पेश कर रहा हूं। अभी मेरे साले साहब की जो डॉक्टर हैं दून कॉलेज में, उनकी शादी में गया था मैं। मेरे जो फादर इन लॉ है वो भी रानीखेत में डॉक्टर थे, लेकिन डायलिसिस कारण अभी वो देहरादून में ही रहते हैं, और उन्होंने वहां से अपना क्लिनिक शिफ्ट क्लोज ही कर दिया है। बहुत फेमस डॉक्टर हैं रानीखेत के। लेकिन जब मैं वहां शादी में हम लोग थे, तो वहां प्रदेश अध्यक्ष और सांसद भट्ट साहब वहां पर आए थे, अजय भट्ट जी। उन्होंने, जब मैंने आपके जिक्र किया कि मेरी दीदी आने वाली है मेरे साथ, तो उन्होंने एक ही शब्द कहा था, हिमानी जी को मेरा नमस्ते कहना। वो सचमुच आज भी उत्तराखंड से उतनी ही जुड़ी हैं जितनी मुंबई से जुड़ी हैं, और वो हमेशा जब भी आती हैं तो मुलाकातें होती हैं, और ना जाने क्यों उत्तराखंड के लिए बहुत सोचती हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे आप? जी जी। मतलब ये है कि सतीश जी की मेरा यही सपना था जब मैं एमएसटी ज्वाइन किया था कि मैं अपने क्षेत्र में आके काम करूंगी, और यही रीजन है कि मैं बार बार उत्तराखंड लौटती रहती हूँ। और मेरा ये सपना है कि मैं अपने क्षेत्र के बारे में कुछ करूं, क्योंकि मैं आपको बताती हूँ कि एक बार नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल के इनॉग्रेशन के लिए मुझे और अनुपम खेर को बुलाया था, एनएसडी ऑर्गेनाइज करता है। तो वहाँ सब रीजन्स के कलाकार आए हुए थे, और हमारे उत्तराखंड का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं था। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ, बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम था, और मेरे दिल में ये मलाल था कि क्यों नहीं ऐसा है कि हमारा उत्तराखंड से क्यों नहीं, जबकि हमारा उत्तराखंड राज्य इतना समृद्ध है। जी और जी तो अब मैं बहुत फील करती हूँ, और मैं आपको बताती हूँ कि जब मेरे पिताजी की मेरे पिताजी का स्वर्गवास हुआ, डॉक्टर हरिदत्त भट्ट शैलेश का, तो मैंने सोचा मैं कैसे श्रद्धांजलि उन्हें दूं। तो मैंने क्या किया कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की मदद से मैंने एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की, और पिताजी की कहानी का मंचन किया, सुनहरे सपने, जो कि उत्तराखंड की उत्पत्ति के ऊपर बेस्ड है, और बहुत बेहतरीन प्रोडक्शन हुआ। तो मेरे ये हमेशा से रहा कि मैं अपने राज्य के लिए कुछ करूं, अपने क्षेत्र के लिए जहां से मैं आई हूँ। तो मैं हर साल जाके वहां कुछ ना कुछ अपने पिताजी की स्मृति में उनकी कहानी या और कोई कहानी करती हूँ। और मैंने उत्तराखंडी फिल्मों, क्योंकि लोग डरते थे कि आप काम करेंगी कि आप तो इतनी बड़ी बम्बई की कलाकार है, मैंने कहा क्यों नहीं भाई, हमारी उत्तराखंड की कोई फिल्म होगी, और मैंने काम भी किया, तो बड़ा मजा आया। और गोपी भिना बहुत ही एक अच्छी फिल्म में मैंने काम किया था, बड़ा मजा आया काम करने में। तो उसमें भी यही आश्चर्य हुआ, जैसे आज एक बोल रहे थे कि हमको पता ही नहीं था, उपाध्याय जी बोल रहे थे ना, मैं पता ही नहीं था कि ये उत्तराखंड से है। तो मतलब मैं चाहती हूँ कि हमारा उत्तराखंड अभी तो वो बात नहीं रही, क्योंकि उस वक्त तो मैं आई थिंक पहली एक्ट्रेस थी उत्तराखंडी जो कि जिसने मुंबई में अपना मुकाम बनाया। अब तो माशाल्लाह बहुत सारे कलाकार आ गए हैं, हमारे कुछ सिंगर्स भी बहुत ऊंचा नाम कमा लिया है। जी पर जी 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 जी। कला खान है मुझे लगता है उत्तराखंड। और मैं चाहती हूँ कि अ, ये देखो, ये आ गई, इसको भूख लग रही है, इसका खाने का टाइम हो गया है, ये बोल रही अच्छा है कि अच्छा। मम्मा मुझे खाना दे। हाँ। तो किशोर भानुशाली मेरा जी, एक सपना दीदी है। किशोर हाँ। भानुशाली जी जो कि बहुत अच्छे कलाकार हैं, कह रहे हैं मैं स्वागत है, मैं इनके साथ सीरियल कर चुका हूं, और बहुत अच्छी कलाकार हैं, बहुत सरल हैं। दोहा कतर से दिनेश मजावती जो मेरे जीजा श्री कह रहे हैं बहुत सरल है, आपको शुभकामनाएं। अनिल शर्मा जी कह रहे हैं कि धन्यवाद। एनएस जी का जो आपका अनुभव आपने बताया सचमुच बहुत बेहतरीन था। तृप्ति पाठक जी कह रही हैं आई लव यू मैम। तृप्ति पाठक जी जो कि मेरे साथ थैंक यू फेसबुक, तृप्ति।
हाँ, अच्छा, जीतू बगानी जी जो कि न जाने कितने लोगों को जिंदगी दे चुके हैं, बहुत बड़े व्यापारी है, लेकिन रात के 2 बजे भी अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो उसका हार्ट या कोई भी चीज ऐसा अंग अगर उनको मिलता है जिंदा तो वो दूसरे को देते हैं, ग्रीन कॉरिडोर बनाते हैं। जीतू बगानी जी हमारे साथ में है और हमारे बीच में है कृपेश जी। मैम एक बार कुछ कुछ होता है का दिल की बात वाला डायलॉग बोल दीजिए। अरे देखिए, और इसमें तो मैं क्षमा चाहूंगी, क्योंकि हम इतने सारे डायलॉग्स, इतने मैंने किरदार कर लिए कि अभी मेरे को एकदम से अचानक से याद नहीं आएगा, तो प्लीज मुझे माफ कर देना। हाँ, तो जो मेरा वो चल रहा है सीरियल, हप्पू की हाँ, उल्टन पलटन, हाँ, उसमें उसका बोल मेरा दीजिए चलिए। उसका एक बहुत ही फेमस एक बहुत फेमस हो गया है कि मैं बोलती हूँ कि अपने बेटे को कि हम तुम्हारे नींबू निचोड़ देंगे, तुमने ज्यादा वो किया तो हम तुम्हारी नींबू निचोड़ देंगे, तो वो बहुत फेमस हो गया है। दीदी मैं नींबू की बात पे आ जाऊं तो हमारे उत्तराखंड के नींबू को निचोड़ के खाने का मजा कुछ और है, जिसमें भांगे की क्या चटनी बात है। भांगे का मिलाया जाता है। और वो पहाड़ी खाना, वो भट की दाल, वो पहाड़ी पालक कापा बनाना और भांगे की चटनी। मैं दीदी आपको सरप्राइज देता हूँ, आज जब आप आने वाली थी, देखिए ये भट की दाल, बहुत भट और ये पहाड़ी दालें बनी है, देखिए आप, अरे ये ये बनाई गई है। दिखा के क्यों ललचा रहे हैं आप। और आज कापा भी बना था, पहाड़ी पालक मैंने यहाँ पर थोड़ा अरे लगा रखा, बाप रे। दीदी ने, मेरी बहन ने, तो वो उसने बनाया था। और ये भट की दाल जो बनाई है आज, जिसको हम आज खाया था आपकी याद में कि दीदी आएंगी, तो एक माहौल बना था पूरा घर में। तो दीदी वो वो कुदला, वो कहते हैं ना कि वो दराती, याद है आपको पहाड़ का सब? हाँ हाँ, मतलब वो आपने बोले कि मैं जब गांव गई थी ना, तो आपको तो पता है गांव में वहां पे लकड़ियां जी जी काटना पड़ता है, तो ये जी सब जाती, मेरी बुआ भी जाती थी, फूफू फूफू कहते हैं हम। तो जी मेरी जी दादी मेरे लिए एक छोटी सी दराती बनाई थी। जी और वो चाचा हमारे ऊपर वो रखते थे, चीनी बहुत प्रेशियस होती थी, तो चीनी रखी रहती थी ऊपर, तो मैं और मेरी फूफू, वो भी छोटी थी, फूफू थी लेकिन थोड़ी सी छोटी थी, क्योंकि पुराने जमाने में आपको पता है ना, बहुत सारा डिफरेंस जी होता है। जी 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 जी। वो और मैं चुपके से जाके ना, मतलब चीनी की उसमें मुट्ठी से चुरा के खाया करते थे। बहुत ही अच्छी मीठी मीठी यादें तभी अपने मीठी गाँव। आवाज, तभी आपके आपके आवाज में, आपके जुबान में मिठास है। जो हाँ, बचपन की मिठास है, चुराई और मुझे डायबिटीज भी हो गया। इतना, वो शक्कर जो चुराई। तो दीदी अभी अभी आप डायबिटीज आपका कब से है दीदी? 6-7 साल हो गए हैं जब से डेली सोप करना शुरू किया ना, क्योंकि इतना हेक्टिक होता है ना इसमें लाइफस्टाइल, तो बड़ा तब से डायबिटीज, शुगर हो तो गया मुझे। तो टैबलेट ले रहे हैं दीदी, आप टैबलेट ले रहे हैं, टैबलेट यूज करते हैं? हाँ, टैबलेट टैबलेट तो यूज दीदी करते एक छोटे भाई के रूप में आज आपसे एक बात कह दूं कि आपको हैं। हाँ, बहुत बोलिए जल्दी, बोलिए। आपको बहुत जल्दी निजात दिलवाऊंगा इस बीमारी से। वो भी मेरी मेरी कंपनी का आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, शुगर का कंट्रोल करने वाला नाम है शुगर कंट्रोल। और आपको बता दूं, आप सुरेंद्र पाल जी से बात पूछिएगा कि उनकी बेटी को जबरदस्त प्रॉब्लम थी गैस्ट्रिक का, वो बहुत ज्यादा परेशान थी 20 साल से, और मेरी आज वो 20-20 30-30 बॉटल मंगाते हैं मुझसे और बिल्कुल ठीक है अच्छा वो। अच्छा। अरे वाह, वाह, चलिए तो बहुत बढ़िया। मैं अपनी कंपनी का प्रोडक्ट आपको भेजूंगा, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आयुर्वेदिक है टोटल, और उसको आप यूज कीजिएगा। और बहुत, जरूर। मतलब आपको बताऊं, बहुत सक्सेस है मेरा वो, और न जाने कितने लोग उससे ठीक हो चुके हैं। तो एक छोटे भाई का कर्तव्य के रूप में मैं आपको कुछ अपना बॉटल भेजूंगा, तो आप यूज कीजिएगा। और जरूर। दिव्या दिव्या चुग जो कि आपका बहुत टाइम से इंतजार कर रही थी, बहुत सारे मैसेज उन्होंने डाले। नमस्ते, जब आपको मुंबई में इंडियन आइकॉन अवार्ड मिला था, तब हमने स्टेज शेयर किया था आपके साथ, दिव्या चुग कह रही बिल्कुल। दिव्या जी, मुझे बहुत बहुत याद है मुझे। और थैंक यू सो मच कि आप तब से वेट कर रही हैं और मेरा प्रोग्राम देख रही हैं, हैं। हाँ, और मेरे मुझे को बहुत अच्छी सारे तरह मैसेज से याद है। आए। हाँ जी। आकाश उपाध्याय जी, जो आप कह रहे हैं कि प्लीज मैम शाहरुख खान जी के बारे में कुछ शब्द बता दीजिए, कुछ लाइन बता दीजिए आकाश उपाध्याय जी की शाहरुख खान के बारे में। शाहरुख जी बहुत ही अच्छे इंसान हैं, और वो दिल्ली थिएटर के थे, तो मैं एक आपको इंसिडेंट बताती हूँ कि वो जो डीडीएलजे में वो जो सीन है, जी साड़ी दिखाने वाला, उसमें मेरा और शाहरुख का एकदम अलग शॉट्स हैं, लेकिन चूंकि वो थिएटर से थे तो ही वाज
सच ए नाइस पर्सन, जब वो साड़ी दिखा रहे हैं और उनका अलग शॉट है, खिड़की में वो केला खा रहे हैं। तो मेरे सारे मेरी क्लोजेस के दौरान शाहरुख वहां पर खड़े रहे और पूरा रिएक्शन देते रहे, तभी वो सीन इतना मैजिकल बनकर आया है। और जी वो इतने बहुत ही वेल मैनर्ड है कि जब भी वो आते हैं, कोई भी लेडी आती है तो एकदम से खड़े हो जाते हैं, और छोटी छोटी बातें, ही इज अ वेरी कल्चर्ड और बहुत ही अच्छे इंसान है। दीदी, मैं आपको बताऊं कि जैसे उत्तराखंड के हम लोग हैं, और उत्तराखंड में ये आपको कितना प्यार कर रहा है, देखिए, जानवर भी प्यार हाँ, करते हैं, इंसान भी प्यार करते हैं आपको। तो अरे हाँ, दीदी मैं बताऊं आपको, जैसे इंदौर में जैसे हमने शुरुआत की थी, तो लहंगा पिछोड़ा हमारा जो चलता है, उत्तराखंड का बहुत फेमस परिधान है, जो कि बहुत जी जी खूबसूरत लगता है। जब पहली बार मेरी वाइफ ने यहाँ पर आज से करीब 20-21 साल पहले हम लोगों ने जब डांस किया था, तो पूरे भास्कर पेपर में आधे पेज में वो फोटोग्राफ आया था। सोचिए आप, आज अरे भी वाह, वो मेरे पास है मेमोरी में, और पूरा बहुत खूबसूरत लगा था। और आपको मैं बताऊं कि ये जो गीत हैं, वो गीत ऐसे हैं जो कहते हैं कि मैं कहूं कि अघोषित राज्य गीत है, मैं कहूंगा उसे। तो वो बेड़ू पाको, मैं तो यही कहते हुए कि मैं तो बुलबुल हूं, मेरा काम है गाते रहना, भूल जाऊं तो मुझे याद दिलाते रहना। दो गुनगुना दीजिए बेड़ू पाको प्लीज। आप गुनगुनाए होंगी। बाप रे, मैं गाने के मामले में बहुत गड़बड़ हूँ। नहीं नहीं, आप बहुत बेड़पा अच्छा गाती है। को बारमासा, बेड़पा को बारमासा, नरन कफल पाको चेता कहता। मेरी कैला। बस बस। क्या बात अच्छा है। सतीश जी, मैं आपसे आज्ञा चाहूंगी, बस क्योंकि बस बस आपने दीदी, बोला बस तो। बस बस समाप्ति की ओर है। तो दीदी मैं आपसे हाँ, ये समाप्त कहूंगा कर कि दो। जहां चलते चलते कैफियत, या आप श्रोताओं से कुछ कहना चाहेंगी? क्या आप इतना आपने वक्त दिया मुझे, मैं आपको दिल से शुक्रिया कहता हूँ। कुछ कहना चाहेंगे कैफियत या श्रोताओं से? मैं यही कहना चाहूंगी कि मैं बहुत आभारी हूँ सतीश जी कि आपने मुझे कैफियत में बुलाया, और आपको मैं फिर से बधाई देना चाहूंगी कि मैं 49th एपिसोड में आई हूँ, और आशा करती हूँ कि अगली बार आप मुझे 100वें एपिसोड, 100th एपिसोड में बुलाएं। पक्का या दीदी, क्या बात 1000th है। एपिसोड में बुलाएं। क्या बात। मेरी आपकी बहन हमेशा शुभकामनाएं। ऐसे ही स्वस्थ रहे, खुश रहे, हाँ। यही कहते हुए कि घुघुती का जो त्योहार आ रहा है, उसकी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, जो हमारे आपको भी उत्तराखंड का बहुत शुभकामनाएं। बड़ा त्योहार है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं घुघुती त्योहार की। और सचमुच जिस तरह से आपने इस शो में आज आत्मीयता दिखाई है, मुझे अपने छोटे भाई के रूप में मुझे आशीर्वाद दिया है। दीदी मुझे मालूम है आपके बहुत सारे इंटरव्यू टीवी पर हैं, लेकिन शायद ये एक ऐसा इंटरव्यू जिसमें पारिवारिक बातें ज्यादा हुई, दिल की बातें ज्यादा हुई, शायद ये पहला इंटरव्यू होगा कि मेरी मेरी बहन ने मुझे आज आशीर्वाद दिया है। यही कहते हुए आपसे बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आपको। इसी तरह आप कहते हैं कि मुझे रख दिया छांव में, खुद जलते रहे धूप में, मैंने देखा है ऐसा शख्स फरिश्ता पिता के रूप में। आज उस पिता का आशीर्वाद आज जिस बेटी को मिला है, और वो पूरे हिंदुस्तान पे आज अपनी फनकारी पेश कर रही है। सब आखिर में जाते जाते उस पिता और माँ को नमन करता हूं कि उन्होंने आज सचमुच मेरी बहन को बहुत ऊंचाइयां दी हैं अपने आशीर्वाद से। धन्यवाद दीदी, आप इसी तरह धन्यवाद। खुश रहें, धन्यवाद और सतीश। आपका बेटा बहुत धन्यवाद। ऊंचाइयां प्राप्त करे, बहुत अच्छे मुकाम पर हो। शुक्रिया। थैंक यू दीदी। धन्यवाद। आशीर्वाद दीजिए। थैंक यू। नमस्कार, धन्यवाद। थैंक नमस्कार। यू। नमस्कार। थैंक यू। बहुत बड़े फनकार जिसे जिन्होंने हिमानी शिवपुरी जी ने जिस तरह से दिल की बातें करी, शायद ही कोई इंटरव्यू उनका हो ऐसा जिसमें इस तरह की बातें हुई। सचमुच शुक्रगुजार हूँ ऊपर वाले का, और शुक्रगुजार हूँ आप सभी का, जिस तरह से आपने मुझे प्यार दिया है। और मेरी बहन आज मेरे सामने है, आज उसका बनाया हुआ भट्ट और कापा मैंने हिमानी जी को दिखाया और उन्होंने देखा। धन्यवाद। और मैंने आज दिन में खाया, बहुत अच्छा था। और मंडोई जी थैंक यू, आप मेरे शो में आए। सभी जितने भी श्रोता दर्शक मेरे बीच थे, आपको बता दूं कि अगला शो जो है 50वां शो ऐसा होगा कि शायद हिंदुस्तान में ये पहला शो होगा जिसमें कि एक अजूबा होगा। वो ऐसा अजूबा, दिनेश जिया जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और गुत्ती आपने खाया है, हमारे पहाड़ की चीजें आपने बहुत खाई हैं। और यही कहते हुए कि जिस तरह से आपने प्यार दिया है, ऐसी प्यार देते रहें। और ये मुकाम आज जो 49 शो था, ये बड़े मुकाम पर पहुंच चुका है। 50वां शो शायद हिंदुस्तान का ऐसा शो होगा कि आप उस पूरे शो में पेट
पकड़कर हंसते रहेंगे। आपके बीच एक ऐसा शो जो शायद इस टेक्नोलॉजी को मैंने यूज किया है नई, और उसमें वो शो आएगा, लाइव शो आएगा, लेकिन बहुत बड़ा अजूबा होगा। मैं बहुत जल्दी उसका पोस्टर डालूंगा। और उसके बाद जो अगला शो है, उस शो में हमारे बीच यानी 51 जो शो होगा, उसमें सुनील पाल जी होंगे, कॉमेडी के सरताज, यानी जो लॉफ्टर शो जो स्टार प्लस में आया था उसके विजेता सुनील पाल जी होंगे। उससे पहले 50वां शो का इंतजार कीजिए। और मैं आपको यहीं से नतमस्तक होता हूँ। हमारे बीच में रितु जी हमारे बीच में हैं, उनको शुक्रिया कहता हूं कि आप आई हैं, लेकिन ठीक है थोड़ा लेट हो गई है। आज के हमारी कलाकार जा चुकी हैं, और ये शो लगभग हमने 7:15 बजे शुरू किया था अपने बड़े मुकाम से। उनको शायद जल्दी जाना था, इसलिए 1.5 घंटे का शो करीब हो चुका है आपको। और मेरे बीच में अनीस भाई थे, उनके बेटे का जन्मदिन है, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ अनीस भाई को। मेरे बीच में अभी कल जो मैं अपने एक शो करके आया हूँ उज्जैन में, एविक कंपनी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। उन्होंने मुझे अपना वहाँ पर मेरी स्पीच थी 3 से 4 घंटे की लगभग। मैं शरद भाई को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने एविक कंपनी को इतने बड़े मुकाम पर पहुँचाया है, और उन्होंने मुझे वहाँ पर बुलाया था और मेरी स्पीच हुई थी। और अर्पण जी आपको शुक्रिया कि आप मेरे शो में हैं। हेमा जी बहुत बहुत शुक्रिया। प्रीति जी, प्रीति चाची, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरे शो में थी। शुक्रिया कहूँगा अपने सभी श्रोताओं को, दर्शकों की, आपने शो को बहुत बड़ा बनाया। मैं 50वां शो बहुत जल्दी पोस्टर आप तक पहुंचेगा। एक नायाब शो पहली बार होगा हिंदुस्तान में कि ऐसा शो भी हो सकता है क्या फेसबुक पर, उसमें कि सभी 49 के 49 कलाकारों का आशीर्वाद रहेगा। धन्यवाद कहते हुए कैफियत की इस महफिल से विदा चाहता हूँ। आप सभी ने मेरा साथ दिया। बाबू खान जी जो कि मेरे बड़े भाई हैं, वो हमेशा मुझे शुभकामनाएं देते हैं। सुनीता जी धन्यवाद कि आप मेरे शो में आई, लेकिन आज शो ये लगभग समाप्ति की ओर है। इसी तरह आप अगले शो में जरूर आएं। आप लोगों का अभिनंदन करते हुए इस शो को समाप्त करता हूं।